तो आज हम पढ़ने वाले हैं पावर। ठीक है, पावर की जब बात करते हैं हम तो इसको पी से डिनोट करते हैं। और पी को आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में कि वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, यस तो सर। नॉर्मली क्या है, इसको रेट ऑफ वर्क डन बोल देते हैं। इसको रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एज पावर। ठीक है, यस सर। कॉल्ड एज पावर। लेकिन अगर अब हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं इसको, तो 11th क्लास में हम इसको यहीं पे नहीं छोड़ सकते कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। तो क्या ग्रोथ हुआ, ये तो 8th 9th में पढ़ा हमने, है ना? यस ये तो पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें इससे आगे की स्टडी करनी है। ओके, यस सर। तो अब यहाँ पे एक टर्म आती है पी एवरेज। पी एवरेज क्या हो जाएगा तुम्हारा? पी एवरेज भी वही है, वर्क डन अपॉन कितने टाइम के लिए आपने कोई वर्क किया, तो उसके रेट को कहते हैं हम पी एवरेज, एवरेज पावर। ओके, यस सर। सो अब यूनिट्स ऑफ पावर देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसको, पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि पी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ये बताओ। डब्ल्यू है हमारा स्केलर, यस तो सर। स्केलर को प्लस लिखते हैं। तब पी स्केलर हमारा क्वांटिटी। स्केलर है, इसको भी प्लस लिखते हैं। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर कैसा आएगा? प्लस, दैट मीन्स स्केलर। यस सर। ये चीज मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट और डॉट और स्केलर जब पढ़ा रहा था तब समझाई थी। वेक्टर जब पढ़ाया मैंने उसमें समझाई थी कि कैसे किसी क्वांटिटी को वेक्टर या स्केलर प्रूव करते हैं। उसके फॉर्मूले में वैल्यूज रख देते हैं। ठीक है, स्केलर को माइनस प्लस मान के चलते हैं और वेक्टर को नेगेटिव। नेगेटिव मान के चलते हैं। ठीक है, यस। तो यहाँ से हमने फाइंड किया कि हमारा जो पावर है, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये चीज हमें यहाँ पे पता चल गई। पावर की डायमेंशन फाइंड करो। डायमेंशन ऑफ पावर क्या होगी? यस सर, ml स्क्वायर टी की पावर -3 सर। हाँ, कैसे निकाली तुमने एकदम? सर वर्क की सर होती है ml स्क्वायर टी की पावर -2 सर। वर्क की? अच्छा हाँ, वर्क की होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और टी एक और चला जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 सर। थ्री। ठीक है, अब यस। इसकी यूनिट्स देख लेते हैं पावर की। यूनिट्स ऑफ पावर तो अलग अलग यूनिट्स होती है। इसकी पहली यूनिट होती है वाट। ठीक है, वाट वाला वाट नहीं, वाट लगा दी वाला वाट नहीं। यस 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। यस 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो वोट है, वोट को कह रहे हैं हम जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। सेकेंड। तो पहली यस। जो इसकी यूनिट हो गई वो हो गई वॉट। ठीक है, यस सर। एक होती है किलो वोट, तो उसको डिनोट करते हैं हम के डब्ल्यू से। तो के डब्ल्यू होता है आपका 1000 वोट, दैट मीन्स 10⁻³ वोट। ठीक है, 1 किलो वोट इज इक्वल टू 10⁻³ वॉट। यस सर। मेगावाट होता है, मेगावाट में क्या हो जाएगा? 10⁶ यस। वोट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मेगावाट। यस। फिर होता है एक हॉर्स पावर, जो आपकी जो जितने भी हमारे इंजन्स होते हैं, इंजन्स की जो पावर होती है दैट इज इन हॉर्स पावर। ठीक है, तो उसको कहते हैं हॉर्स पावर। सो 1 हॉर्स पावर इज कितना होता है? 46 वोट। 746 वॉट। यस। 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम देखो यहाँ पे वर्क जो डन है हमारा, वर्क डन भी वेरिएबल रहेगा भाई। एवरेज की बात कर रहे हैं हम, तो वर्क डन ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सेम चलेगा उसका चार्ट। वर्क डन यस। जैसे अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने, उसमें वर्क डन का जो चार्ट, वर्क डन का जो ग्राफ था वो ऐसे दे रखा है ना। तो कहीं पे हमें फाइंड ये भी करना पड़ सकता है कि इंस्टेंटिनियस पावर कितनी है, क्योंकि पावर तो ऐसा नहीं है कि पावर बिल्कुल सेम है। यस। ऐसा नहीं है कि ए से बी तक पावर बिल्कुल सेम है। ठीक है, यस सर। तो हमें कहीं भी इंस्टेंटिनियस पावर भी निकालनी पड़ सकती है। तो इंस्टेंटिनियस पावर कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। यस सर। सो इंस्टेंटिनियस पावर कैसे निकालेंगे हम? डी डब्ल्यू अपॉन
dt। ठीक है, W का फंक्शन दिया होगा, वर्क का फंक्शन दे रखा होगा, T के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, सो हमारी निकल जाएगी इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, पावर। यस सर। ओके। तो अब इंस्टेंटेनियस पावर को लिखा हमने dW/dt, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम dW को? इसको मैं लिख सकता हूँ d/dt, और W को हम क्या लिखते हैं? f वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में मैं इसको लिखूं, f वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट, f डॉट d होता है W। यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f तो आ जाएगा आपका बाहर, और ये हो जाएगा d, डिस्प्लेसमेंट को लिख दूं मैं यहाँ पे s लिख देता हूँ इसको, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो, या r लिख देता हूँ, वेक्टर में r लिख देते हैं ना उसको, वेक्टर जो होता है हमारा, इसको r लिख दो, f डॉट r, यस। इसको लिख दिया हमने वेक्टर फॉर्म में f डॉट r, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको लिख दो, ओके। तो मैं इसको लिख सकता हूँ d/dt, है ना, और यस। f को बाहर ले लो, f को लेना था हमें बाहर, तो f को लिख लेंगे हम बाहर, f को बाहर ले लेंगे, f डॉट, ये क्या हो जाएगा dr/dt, तो dr/dt क्या होता है भाई? वेलोसिटी। बोलो। तो यस सर। फोर्स डॉट वेलोसिटी, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो किसके बराबर होती है? फोर्स फोर्स। और वेलोसिटी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सो वी कैन फाइंड आउट पावर। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। अभी एक टर्म पढ़ी थी हमने, किलोवाट आवर, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हम घर में यूज करते हैं, उसकी वन यूनिट क्या होती है? वन वन के। यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर, यस। 1 kWh। ठीक है, तो वन यस किलोवाट आवर कैसे निकालेंगे? सर। 1 किलोवाट आवर को अगर हमें पावर में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये तो वन पहले। किलो किलो के लिए तो हो जाएगा 10⁻³ है ना, यस। यस। और आवर कैसे निकालते हैं? आवर को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा ना हमें, यस सर। तो आवर में 60 मिनट होते हैं और मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। सेकंड में। तो यहाँ से चलिए। हमने देखा कि ये आ गया हमारा 36 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। जूल, ओके। यस सर। तो यस वन यूनिट जो होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, उसको कहते हैं 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर किसके बराबर आ गया? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये यस सर। कई बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, कि 1 किलोवाट आवर या वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितने जूल के बराबर होती है? तो यस। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ओके। यस सर। चलो अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फटाक से। यस सर। दो क्वेश्चंस हैं हमारे इसी पे बेस्ड। सर तो। कार ऑफ मास 200, देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सिंपल सी तरीका है। सबसे पहले हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा एफ इंटू एस, ठीक है। एफ एफ क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा mg इंटू एस। कितना मास लिफ्ट कर रहा है वो? सर 2000 kg, जी की वैल्यू 9.8 से हम 9.8 ले लेते हैं। एस कितना है? 30 मीटर इस क्रेन से डिस्टेंस है, 30 मीटर जो है इसको लेके जा रहा है, ठीक है। यस। यस तो सर। ये हो गया डब्लू, डब्लू दोनों के लिए कॉमन है, क्लियर है। यस सर। तो डब्लू कितना आ गया? 5 पॉइंट, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 5.88 इंटू 10⁻5 जूल, समझ गए बात? तो दोनों क्रेन के लिए डब्लू सेम रहेगा, वर्क डन सेम रहेगा, बट पावर डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि P1 जो होगा वो होगा W/T1, है ना। W कितना है? 5.88 इंटू 10⁻5 अपॉन T1 कितना है? पहली जो क्रेन है वो 1 मिनट लगाती है उसको ले जाने के लिए, है ना। यस सर। तो 60 सेकंड लगते हैं, उसे कैलकुलेट करोगे आप तो आंसर आएगा 9800 वॉट।
अब P2 निकाल लो, P2 कितना आएगा, W/T1 T2। ओके, T2 कितना है, ये वाली क्रेन 2 मिनट लगाती है उसे ले जाने में, 2 मिनट मतलब 120, इसका आधा हो जाएगा क्योंकि उसमें 60 था, इसमें 120 है ना। तो ये हो जाएगा 4900 वोल्ट। तो पहले क्रेन की जो पावर है वो दूसरी क्रेन की पावर से ज्यादा है, तो इसमें फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा, ठीक है। यस सर। फर्स्ट क्रेन विल कंज्यूम मोर फ्यूल, क्योंकि वो जो काम वो दूसरी वाली क्रेन 2 मिनट में करती है, एक क्रेन 1 मिनट में कर देती है ना। यस। तो इसमें जो है ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा हमारा क्रेन ए में, फर्स्ट क्रेन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट भी ये क्वेश्चन हो गया एक हमारे पास, और इसमें हिंट भी दे दिया मैंने। अब ये क्वेश्चन करो, नीचे वाला जो लिखा है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड टू लिफ्ट एन एलिवेटर एंड इस its load total mass 1500 kg to a height of 20 meter, the time taken for the job is 20 seconds, what is the work done, वर्क डन हमें निकालना है, और व्हाट इज द रेट एट विच वर्क इज डन, रेट निकालना है मतलब पावर निकालनी है। अब यहाँ पे एक टर्म आ रही है, इफ द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज 75%, तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है वो मैं यहाँ पे हिंट के रूप में समझा देता हूँ तुम्हें। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है आपका कि आपने अगर 100 वाट इनपुट है तो आउटपुट कितना निकलेगा, 75 वाट। यस। समझ में आई बात। यस। 25 कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है उसमें, 25 उसमें हीटिंग में कंज्यूम हो रहा है, या क्योंकि 100% एफिशिएंसी नहीं होती है, जितना इनपुट होता है उतना आउटपुट नहीं होता है, क्योंकि मैकेनिकल पार्ट्स में मूव होते हैं तो उसमें भी एनर्जी लॉस होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो आपकी इनपुट पावर है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। एफिशिएंसी इज योर आउटपुट अपॉन इनपुट, समझ आई बात। यस सर। तो एफिशिएंसी इसकी यहाँ पे 75% है, 75% का मतलब है 0.75, ओके। यस सर। तो यहाँ पे जो आउटपुट और इनपुट का रेशो होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.75। इसका मतलब क्या है कि आउटपुट आपका इक्वल टू होगा 0.75 इंटू इनपुट, ठीक है। तो ये आपको मैं एज ए हिंट यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है कि जो आउटपुट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.75 इंटू इनपुट, ठीक है। इसका यस। एफिशिएंसी का मतलब ये है। चलो करो इसको ट्राई। तो बेस्ड अभी कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस हैं हमारे नेक्स्ट, ये भी नोट कर लो, ठीक है। कैलकुलेट द हॉर्स पावर ऑफ ए मैन और मशीन गन फायर 16 बुलेट्स, इनको भी नोट करो और करो। यस। कुछ ये क्वेश्चंस हैं तुम्हारे, इन क्वेश्चंस को भी करना है। चलो देख, कुछ क्वेश्चंस जो हमने आपको दिए थे उन क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है, देखो इसमें हिंट भी मैंने आपको बताया था कि जो प्रेशर होगा ब्लड का, वो प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं HDG लगा के। H क्या है, यहाँ पे हाइट है, हाइट ऑफ द लिक्विड, डी है डेंसिटी, और जी है यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रेशर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्रेशर हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 13.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका प्रेशर। अब वर्क डन निकाल लेंगे, वर्क डन आ जाएगा आपका P इंटू वी। तो P इंटू वी कर देंगे तो P कितना है हमारा 13.6 है, और V वॉल्यूम, वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम हमारा दिया है 75 ml, तो इसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 75 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो इनको कैलकुलेशन करने के बाद में आंसर आ गया 13.6 इंटू 75 इंटू 10⁻³ पर बीट। एक बीट में आपका कितना ब्लड जो है वो ब्लड के अगेंस्ट में, ब्लड को पंप करने में हार्ट को कितना काम करना पड़ता है वो हमने कैलकुलेट कर लिया फॉर ए सिंगल बीट। अब 80 बीट में कितना वर्क डन होगा उसमें हम
जो 1 बीट का वर्क डन है उसमें 80 का मल्टीप्लाई करके वर्क डन निकाल लेंगे। अब हमें फाइंड करना है पावर इन 1 मिनट, तो वर्क डन को 60 से डिवाइड करेंगे। टाइम हमारा 1 मिनट दिया हुआ है उसने, तो 60 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 1.36 वोल्ट। 1.36 वोल्ट यहाँ पे आंसर आ जाता है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड टू लिफ्ट एन एलिवेटर एंड इट्स लोड टोटल मास। देखो टोटल मास उसने दिया है यहाँ पे, तो मेनली हमें क्या करना है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क हमें फाइंड करना है। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क कैसे निकालेंगे हम? ये हमारा है वर्क, यहाँ पे 3 इंटू 10⁵ आ गया। ठीक है, तो वर्क जो हमारा है, टोटल मास है हमारा 1500 kg, हाइट है हमारी 20 मीटर, और द टाइम टेकन फॉर जॉब इज 20 सेकंड। व्हाट इज द वर्क डन? ठीक है, वर्क डन किसके बराबर होगा? वर्क डन हो जाएगा आपका mgh के बराबर। ठीक है, एम कितना है? 1500 kg, जी की वैल्यू 10 है और हाइट दे दी उसने 20 मीटर। तो mgh से हम वर्क डन निकाल लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10⁵, और उसको 20 सेकंड लगते हैं इस काम को करने में, तो उसको पावर निकालने के लिए हम रेट ऑफ डूइंग वर्क करने के लिए हम 20 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁴ वोल्ट। अब क्या है इसमें, एफिशिएंसी का एक रोल दिया है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। एफिशिएंसी परसेंटेज कितना है? 75%। तो इसका एफिशिएंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? 75 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.75। तो ये एफिशिएंसी जो फैक्टर होता है हमारा, होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज 0.75। तो आउटपुट कितना आ जाएगा? 0.75 इंटू इनपुट, या इनपुट कितना आ जाएगा? आउटपुट अपॉन 0.75। तो हम इससे पूछ रहा है कि इफ द एफिशिएंसी ऑफ मोटर इज इतना, एट विच रेट इज द एनर्जी सप्लाइड टू द मोटर। एनर्जी किस रेट पे हम मोटर को सप्लाई कर रहे हैं, दैट मींस इनपुट पावर ऑफ द मोटर। मोटर को कितना इनपुट पावर दे रहे हैं, तो इनपुट पावर हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, 0.75 से उसको डिवाइड कर देंगे। किसको? जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है उसको हम डिवाइड कर देंगे 0.75 से, दैट इज आवर आउटपुट पावर। ठीक है, तो इनपुट पावर हमने इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। ओके, उसके बाद में अब और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एन एलिवेटर विच कैन कैरी मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg elevator plus passenger is moving up with a constant speed of 2 meter per second. The friction force opposing the motion is 4000 Newton. Determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in watts as well as in horsepower. देखो, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, जब एलिवेटर ऊपर की तरफ जाता है, तो दो फोर्स के अगेंस्ट उसको वर्क डन करना पड़ता है। पहला फोर्स है लगता है उस पे mg, और दूसरा फोर्स, क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे दो फोर्स लगेंगे, एक लगेगा इस पे mg और एक लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा आपका? फोर्स यहाँ पे mg प्लस f हो जाएगा। ठीक है, और वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? तो एक्चुअली यहाँ पे हम पावर ही निकाल लेंगे सीधा, है ना, क्योंकि हमें वेलोसिटी दे रखी है, स्पीड दे रखी है उसकी एलिवेटर की। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे पावर। पावर आ जाएगा क्या आपका? पावर आ जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना है? फोर्स है आपका mg प्लस f फ्रिक्शन फोर्स, और वेलोसिटी है इसकी 2। तो m की वैल्यू है 1800, g की वैल्यू मान लो 10 है, प्लस फ्रिक्शन फोर्स दिया है उसने 4000 न्यूटन। 4000 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स दे दिया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 18000 प्लस 4000, ओके, इंटू 2। तो 18 एंड 4 हो गया आपका 22, ये तो आ जाएगा 44000 वोट। 44000 वोट जो है यहाँ पे आपकी आ गई पावर। ठीक है, अब इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हॉर्स पावर में वोट को 746 से डिवाइड करेंगे, तो हॉर्स पावर कितनी हो जाएगी? 44000 अपॉन 746। तो आंसर आ जाएगा आपका लगभग 59 हॉर्स पावर। ठीक है, तो ये आ गई इसकी हॉर्स पावर, बिल्कुल सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेल 20 मीटर डीप एंड 3 मीटर नीचे। अभी देखो वेल क्या है आपका 20 मीटर डीप है,
तो उसमें 14 मीटर तक पानी भरा हुआ है, तो इसको हाइट को मान लेते हैं हम कि ये हाइट हमारी 14 मीटर है। 14 मीटर तक उसमें पानी भरा हुआ है, 6 मीटर वो खाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, देखो खड़े हुए, अब इसको पानी को हमें एक मोटर की हेल्प से निकालना है, जिस मोटर का जो पावर दिया हुआ है वो 5 हॉर्स पावर दिया हुआ है इंजन का। तो अब हमें कितना टाइम लगेगा इस वेल को खाली करने में, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम कर क्या रहे हैं कि जो हमारा वाटर ये है, इस वाटर में है पोटेंशियल एनर्जी, और इस पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट हमें कुछ काम करना पड़ेगा। सो हमारा जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा mg/h के बराबर। देखो जी तो हमें पता है, m हमारा क्या है, पानी, जो ये पानी भरा हुआ है, इस पानी का मास हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पानी का मास कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हम पानी का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसने इसका डायमीटर भी दिया है, वेल का डायमीटर है 3 मीटर। 3 मीटर इसने इसका डायमीटर दे रखा है। ठीक है, तो इस वेल का जो जो ये बॉटम है, इस बॉटम का हम निकाल लेंगे एरिया। ठीक है, तो एरिया इंटू और वाटर की हाइट, एरिया इंटू वाटर की हाइट, ये आ जाएगा इस पानी का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका बॉटम का एरिया। तो पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू लिख देता हूँ मैं 22/7। आर स्क्वायर कितना है, 3/2 इंटू 3/2। ठीक है, डायमीटर 3 है तो रेडियस हो जाएगी 3/2 इंटू 3/2। और इसमें हाई ये कितना आ जाएगा भाई, ये तो हो गया बेस का एरिया इंटू हाइट। हाइट है वाटर की 14 मीटर, तो 14 यहाँ पे लिख दिया मैंने। 7 2 14, इससे इसको कैंसिल कर दिया, 2 से 22 को कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया आपका 11 इंटू 9, दैट इज 99 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम आ गया इसका 99 मीटर क्यूब। तो अब हमारे पास क्या है, वाटर की डेंसिटी होती है 10⁻3। 10⁻3 होती है 3 यूनिट्स। ओके, तो अब हमारा हमें इसका मास निकल जाएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास निकल जाएगा यहाँ पे, मास आ जाएगा पानी का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है 99 है, और डेंसिटी है 10⁻3। तो इतना केजी आ गया पानी का वॉल्यूम। तो मास हमने फाइंड कर लिया, जी हमें पता है, अभी एच फाइंड करना है। देखो जब पानी, जब हमने मोटर शुरू करेंगे तो ये मोटर इस पानी को पहले 6 मीटर हाइट तक लेके जाएगा, है ना। तो कितनी हाइट थी उसकी, ऑलरेडी 14 मीटर थी। इस 14 मीटर से वो कितना जाएगा, 20 मीटर जाएगा। तो h की जो वैल्यू होगी, h की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20 मीटर से वो गया कितने मीटर, 14 मीटर। 20 मीटर जाना है उसको, यहां तक वेल के जो टॉप तक जाने में उसे 20 मीटर का हाइट होना चाहिए। और 14 मीटर ऑलरेडी है, तो कितना हाइट ट्रेवल किया उसने, 6 मीटर। ठीक है, और अब इस वेल को हमें खाली करना है। तो खाली करने में हमें कितनी हाइट और इसकी माइनस करनी पड़ेगी, तो वो हाइट होगी इसकी 20 मीटर, पूरा का पूरा खाली कर देंगे, 20 मीटर हाइट को जीरो बना देंगे। तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना एवरेज हाइट हुआ। एवरेज हाइट कितना हुआ, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 + 20/2, दैट इज 13 मीटर। तो हमने एच भी कैलकुलेट कर लिया। तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस पानी को निकालने में कितना वर्क लगेगा। एम की वैल्यू रख दो, वर्क कितना हो जाएगा भाई, mgh के बराबर हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी है 99 इंटू 10⁻3, g की वैल्यू 10 है, और h की वैल्यू है 13। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद मैं इसका आंसर डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन के ज्यादा चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, इसमें कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 1261 2600 जूल, 2600 जूल।
तो इतना हमें जो है वर्क करना पड़ेगा। अब क्या है, हमें उसकी हॉर्स पावर दे रखी है, पावर ऑफ द पंप, पावर ऑफ द पंप कितनी है, 5 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर। तो 5 हॉर्स पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 इंटू 746 वोट। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किसको, वोट में। तो पावर किसके बराबर होती है, वर्क अपॉन टाइम। कितना टाइम लगेगा इसको खाली करने में, वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा, टाइम हो जाएगा वर्क अपॉन पावर। वर्क कितना है 12612600 जूल, अपॉन पावर कितनी है 5 इंटू 746। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 338.1.6 सेकेंड्स। तो इतने सेकेंड्स में हम इस पूरे वेल को खाली कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्टी है, बट आसानी से किया जा सकता है। अभी कुछ नेक्स्ट और क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उन क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो सिंपल है, आराम से की जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो थोड़े हार्ड क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं कैसे हम करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द टरबाइन pits at Niagara Falls are 50 meter deep. The average horsepower developed is 500. If the efficiency of the generator is 85%, how much water passes through the turbine per minute? हमें फाइंड करना है कि पर मिनट कितना वाटर टरबाइन से पास हो रहा है। तो सबसे पहले देखो, जनरेटर की जो एफिशिएंसी है, वो एफिशिएंसी है आपकी 85%। इसका मतलब है कि जितनी पावर जनरेट हो रही है उसका केवल 85%, जितनी पावर, जितना जो है पावर टरबाइन जनरेट कर रहा है उसका खाली 85% ही पावर आउटपुट जा रहा है जनरेटर के थ्रू। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टोटल पावर जनरेटेड कितनी हो जाएगी, टोटल पावर जनरेटेड, ठीक है, टोटल पावर जनरेटेड जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपका 100/85। ठीक है, 100/85। तो इतनी टोटल पावर जनरेट हो रही है, बट उसकी 85% ही पास हो रही है। ठीक है, तो टोटल पावर जनरेटेड हो जाएगी 100/85 इंटू 500 हॉर्स पावर। 500 हॉर्स पावर है क्योंकि एवरेज हॉर्स पावर डेवलप्ड इज 500। तो अब टोटल पावर जो जनरेट होगी वो जनरेट होगी 100/85। ठीक है, सो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो ये आ जाएगा मोटा मोटी। एंड अब इसको हॉर्स पावर को भी कन्वर्ट कर लो, वोट में कन्वर्ट कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 500 इंटू 746 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वोट में कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन 85। इतने वोट आ गई उसकी टोटल पावर। ठीक है, टोटल पावर जनरेटेड इतनी आ गई उसकी। ओके, अब इसमें क्या कह रहा है कि टोटल वर्क डन बाय द फॉलिंग वाटर इन 1 मिनट और 60 सेकेंड। अब ये देखो क्या कह रहा है कि the average horsepower developed, okay, how much water passes through the turbine per minute। तो पर मिनट कितना उसमें पावर जनरेट हो रहा है, इतना पावर उसमें पर मिनट जनरेट हो रहा है। ठीक है, पर सेकंड इतना पावर जनरेट हो रहा है। ठीक है, पर सेकंड इतना पावर जनरेट होगा। तो हमने क्या पढ़ा है कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, या वर्क की वैल्यू हो जाएगी पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो पावर उसकी इतनी है, तो पर सेकेंड पावर इतनी है, पर मिनट पावर कितनी हो जाएगी। ठीक है, सो पर मिनट पावर, सॉरी पर मिनट हम वर्क डन निकाल लेते हैं। पर मिनट वर्क डन कितना हो जाएगा, P इंटू टी। पी की वैल्यू ये है हमारे पास 100 इंटू 500 इंटू 746 अपॉन 85, और टी की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो टी की मल्टीप्लाई मतलब 60 सेकंड की मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 26.94 इंटू 10⁻6 जूल। ये आ गई हमारी पर मिनट इतना वर्क डन जो है हो रहा है। ठीक है, अब हमें ये जो वर्क डन है, देखो पानी जो है एक हाइट से गिर रहा है, तो जब वो गिर रहा है तो उसमें है पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपकी वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वर्क डन विल बी इक्वल्स टू
mgh, है ना। तो यहाँ पे एच की इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, किसकी, एम की वैल्यू फाइंड करनी है कि पर मिनट कितना वाटर उसमें से फ्लो हो रहा है, एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो एम हो जाएगा हमारा डब्ल्यू अपॉन जी एच। डब्ल्यू ये है हमारी वैल्यू, 100 इंटू 500 इंटू 746 अपॉन 85, और जी अपो जी एच की और मल्टीप्लाई कर दो, जी की वैल्यू 10 रख लो और एच की वैल्यू है आपकी 50 मीटर। तो इसको जो है जब कैलकुलेट करेंगे हम, एक जीरो से एक जीरो काट दो, इस जीरो से इस 50 से ये 50 काट दो पूरा, है ना। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर में डायरेक्टली लिख देता हूँ, 5.39 इंटू 10⁴ kg आंसर आ गया। तो इसका मतलब है कि पर मिनट कितना वाटर फ्लो हो रहा है टरबाइन से, 5.39 इंटू 10⁴ kg। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। ओके, तो एक साइकिलिस्ट है जो हिली एरिया में जा रहा है, अप हिल पे जा रहा है वो, ठीक है। तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे ये हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। एम जी नीचे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ये जो है तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स लगता है हमेशा, जो हमारा मोशन है मोशन के अगेंस्ट में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, सो ये एम जी साइन थीटा हमें जो साइकिल को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, है ना। सो जब ये एम जी साइन थीटा लगेगा, तो इस एम जी साइन थीटा फोर्स के साथ एक वर्क डन हमें करना पड़ेगा साइकिल को ऊपर रखने के लिए। ठीक है, इतना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा साइकिल को स्टेबल रखने के लिए, और इससे ज्यादा फोर्स होना चाहिए साइकिल को ऊपर लेके जाने के लिए। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एम जी साइन थीटा के अगेंस्ट में हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यही साइकिल की मोशन को अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे हम टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस से निकाल देंगे। एफ एफ कितना है आपका, एफ है आपका एम जी साइन थीटा। ठीक है, सो हम यहाँ डायरेक्टली पावर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने दिया है स्पीड दे रखा है हमारे। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस निकाल लो, या पी इज इक्वल टू एफ वी निकाल लो, है ना। वी दिया है 64 किलोमीटर पर आवर, 64 किलोमीटर पर आवर ही है ना, 6.4। तो इसको पहले 6.4 को कन्वर्ट कर लो आप मीटर पर सेकंड में, तो फिर 5/18 से डिवाइड कर देंगे इसको। सो ये आ जाएगा आपका, चलो यहीं पे रख देंगे इसको। एफ की वैल्यू क्या है कि भाई आ जाएगी भाई, एफ की वैल्यू आ जाएगी एम जी साइन थीटा, और ये हो गया आपका 6.4, बी की वैल्यू आ गई 6.4 इंटू 5/18। अब ये कह रहा है कि स्लोप इज 1/20, यानी कि अगर ये 1 है, ये अगर 1 है तो ये 20 है। ठीक है, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1/20 है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, एम की वैल्यू कितनी है, मैन वेलोसिटी वेट ऑफ द मैन ऑफ द साइकिल इज 98 kg। एम की वैल्यू जो है 98 है, 98 रख दी, जी की वैल्यू हमने 10 रख दी, साइन थीटा की वैल्यू 1/20 है, और ये वैल्यू है 6.4 इंटू 5/18। ठीक है, तो इस तरह से हमने पावर कैलकुलेट कर ली। मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये आ गई आपकी अगर इसको हमें देखो हॉर्स पावर में कैलकुलेट करना है, तो हॉर्स पावर में कैलकुलेट करना है तो हमें 746 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसको हम 746 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका हॉर्स पावर। क्लियर है बात, ओके। तो ये हो गया इतने हॉर्स पावर। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हॉर्स पावर में आता है 0.144 हॉर्स पावर। तो ये आ गई आपकी टोटल पावर। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो एक चीज और पूछ रहा है कि द वेट ऑफ द मैन, हाँ, तो व्हाट वर्क पर मिनट ही इज डूइंग, पर मिनट कितना वर्क हो रहा है। अभी हमने पढ़ा कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू टी। ठीक है, सॉरी, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो W कितना हो जाएगा, W हो जाएगा P इंटू टी। तो हमें निकालना है कि पर मिनट कितना वर्क हो रहा है। तो वर्क इज इक्वल टू P की वैल्यू है, ये वैल्यू रख दो। ठीक है, P की वैल्यू कितनी है हमारी, P की वैल्यू है 98 इंटू 10 इंटू 1/20 इंटू 6.4 इंटू 5/18। ठीक है,
अपॉन सॉरी इंटू टी, टी कितना है 60 सेकेंड है आपका, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम तो जूल में हमारा आंसर आ जाएगा। सो जूल में आंसर आएगा 512 2.1 जूल, 2.1 जूल, ठीक है। इस तरह से हमने देखे सारे क्वेश्चंस लगभग हमने देख लिए कि पावर पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम मैंने आपको कोशिश करी है ट्राई करवाने की। सो आई होप ये कोशिश आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर इस लेक्चर को अच्छा लगा, आपको कुछ हेल्पफुल है, तो इस लेक्चर को लाइक जरूर बनता है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो इसको देखना चाहते हैं, जो फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं, जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, उनको आप शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके हमारे आने वाले वीडियोस का। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर। अगर कोई कमेंट है तो कमेंट भी अपने आप मुझे जरूर भेजें।